नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 और 24 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। और सभी लोग, जितने लोग जुड़ते चल रहे हो, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए इस सेशन को। और पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अनुच्छेद 356 को मृत पत्र किसने कहा है, डेड लेटर किसने कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं आज के सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी लोगों को बस क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, सेशन को एक बार शेयर कर देना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अनुच्छेद 356 को मृत पत्र किसने कहा है, डेड लेटर किसने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जयप्रकाश नारायण ने कहा या फिर गांधी जी ने कहा है। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। अनुच्छेद 356 डेड लेटर, मृत पत्र कहा है, किसने कहा है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 356 की, तो अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है, तो आपको पता है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। क्लियर भाई इतनी बात। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लगा था, ये लगा था पंजाब में। अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ लगा है, मैक्सिमम टाइम कहाँ पर लगा है, तो सबसे ज़्यादा बार लगा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया किसके जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल की सिफारिश पर। और अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की अगर हम लोग बात करेंगे, डेड लेटर की बात करेंगे, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को मृत पत्र कहा है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा, दूसरे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पर ये मिलते हैं। तो ये आपको बताना है अर्जेंटीना, ब्राजील, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखो अर्जेंटीना की अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्जेंटीना में हमको मिलते हैं पंपास घास के मैदान। ठीक है, कौन से, तो पंपास घास के मैदान मिलते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में चौड़ी पत्ती वाले घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं, वनस्पतियां देखने को मिलती हैं जिनको हम लोग सेल्वास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कैंटबरी घास के मैदान मिलते हैं। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको कागोन घास के मैदान मिलते हैं। ठीक है, कौन से, तो कागोन घास के मैदान मिलते हैं आपको फिलीपींस में। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा में आपको क्या होगा, प्रेयरी घास का मैदान देखने को मिलेगा। कनाडा में प्रेयरी घास का मैदान। अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में आपको क्या होगा, साउथ अफ्रीका में आपको वेल्ड घास का मैदान देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान है जिनको आप याद रखना। अर्जेंटीना में पंपास, कनाडा में प्रेयरी, ब्राज़ील में सेल्वास, न्यूजीलैंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो कैंटबरी, फिलीपींस में अगर हम लोग बात करेंगे कागोन, ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे डाउन, साउथ अफ्रीका में बात करेंगे वेल्ड। अगर हम लोग मध्य अफ्रीका की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग मध्य अफ्रीका की बात करते हैं तो मध्य अफ्रीका में आपको क्या होगा, सवाना घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है, किसके, सवाना घास के मैदान मिलते हैं। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, कोको चैनल किसको अलग करता है। ठीक है, कोको चैनल, तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा कोको चैनल किसको अलग करता है। अच्छा देखो, अगर हम लोग भारत की स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं भारत की, अगर मैप की बात करते हैं तो ये भारत का मैप है। और यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, कोको द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप है। और ये जो कोको द्वीप है इसको लेकर के भारत और म्यांमार के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर है कोको द्वीप और ये कोको द्वीप जो है भारत इसको अपना अधिकार क्षेत्र बताता है, जबकि यहाँ पर म्यांमार देश है तो म्यांमार अपनी सीमा में बताता है। तो जो ये कोको द्वीप है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कोको द्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो बताइएगा कोको चैनल जो है ये किसको किसको अलग करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार से अंडमान को। ठीक है, अगर हम लोग भारत के मैप की इस तरीके से बात करते हैं
तो यहाँ पर कोको द्वीप है और यही नीचे से आपका शुरू हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाते हैं। तो कोको चैनल जो है ये क्या करता है, तो ये कोको द्वीप से, कोको चैनल जो है ये क्या करता है, तो कोको द्वीप से आपके जो म्यांमार हैं इनसे अंडमान को अलग करता है और कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार में आता है। ठीक है भाई बात, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार से अंडमान को अलग करता है कौन सा, कोको चैनल। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है। चलिए जल्दी से चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। अगर हम लोग भारत के मैप की बात करते हैं तो देखो इस तरीके से भारत का मैप है, ठीक है। चलो इस तरीके से भारत का मैप है और यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपका पश्चिमी घाट कहलाता है। और आपको क्या करना है, आपको इसी की लंबाई बतानी, इसी की लंबाई बतानी है कि ये पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है। चलिए जल्दी से सभी लोग बताइएगा क्या करेक्ट है आंसर होगा हम लोग का, जल्दी से बताना है। पश्चिमी घाट की लंबाई तो 1765 किलोमीटर, 1511 किलोमीटर, 1435 किलोमीटर या फिर 1600 किलोमीटर। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1600 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, तो लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और पश्चिमी घाट पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने राज्य हैं, तो पश्चिमी घाट पर आपको 5 राज्य देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, तो आपका एक हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा और आपका कौन सा एक राज्य हो जाएगा, और केरल हो जाएगा। तो 5 राज्य आपके पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट पर हैं। ठीक है, तो लंबाई 1600 किलोमीटर, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की तरफ। नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है, जल्दी से सारे लोग बताइएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और फिर सही विकल्प का चुनाव करिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है, विक्टोरिया झील, ताना झील, भूमध्य सागर या फिर काला सागर। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं अफ्रीका के मैप की बात करते हैं, ठीक है, अफ्रीका के अगर हम लोग मैप की बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में देखो 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है यहाँ पर, यहाँ से आपकी गुजरती है कौन सी, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। यही 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, श्वेत नील नदी। ये ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इथोपिया है। ठीक है, इथोपिया में ताना झील है और ताना झील से निकलती है आपकी नील नदी। ये दोनों नदियां आगे जाकर के मिल जाती हैं और ऊपर जाकर के भूमध्य सागर में अपना जल गिराती हैं। तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न की, ठीक है, 5वें प्रश्न की बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि नदियां निकलती कहाँ से हैं, आपसे पूछ रहा है कि नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो भूमध्य सागर में गिराती है। और अगर पूछ ले कि नील नदी जो है ये निकलती कहाँ से है, तो ये ताना झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो नील नदी ताना झील से निकलती है। और अगर आपसे श्वेत नील पूछ ले, तो ध्यान रखना श्वेत नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से, श्वेत नील विक्टोरिया झील से, जबकि नील नदी ताना झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। आगे बढ़ेंगे 6वें प्रश्न की तरफ। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया है, 6वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, जन योजना। चलिए जल्दी से बताइएगा, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया, जयप्रकाश नारायण ने, MN राय ने, गांधी जी ने या फिर विनोबा भावे ने। 6वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को एक बार आप लोगों को क्या करना है भाई, पता है ना आप लोगों को क्या करना है, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। भाई क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग बताना। चलिए जल्दी से आंसर करते चलो भाई, क्या हो जाएगा। जन योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो जो सही विकल्प हमारा, जो सही आंसर हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका MN राय हो जाएगा। ठीक है, जन योजना MN राय ने प्रस्तुत की थी। और अगर आपसे वर्ष पूछ ले कि किस वर्ष में प्रस्तुत की थी, तो ये हो जाएगा आपका 1945 में, 1945 में MN राय के द्वारा जन योजना को प्रस्तुत किया गया था। 6वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई है। चलो जल्दी से सारे लोग बताना, 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1950, 1951, 1952 या फिर 1956? चलो जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना कब हुई है? चलो जल्दी से बताना। और जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। चलो जल्दी से बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1951 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जून को, ठीक है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? तो ये भी ध्यान रखना, पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस जो है, तो इनके जन्म दिवस को, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को 29 जून को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है स्थापना 1951 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। तुषारी लोग कौन कहलाते थे? ठीक है, बताइएगा कौन है जिन्हें तुषारी कहा जाता था? शकों को, कुषाणों को, यवन को या फिर उपरोक्त सभी को? 8वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे भाई। तुषारी किसे कहा जाता था? ठीक है, तुषारी किसे कहा जाता था? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई। तो तुषारी किसे कहा जाता था? तो शक को, कुषाण को, यवन को या फिर उपरोक्त सभी को? 8वें प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुषाण लोग जो थे इनको क्या कहा जाता था? इनको तुषारी कहा जाता था, ठीक है। कुषाण वंश की अगर हम लोग बात करें तो संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं कुजूल कडफिसेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो ये हैं कुजूल कडफिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो राजा है वो कौन है? तो वो है कनिष्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है वो है कनिष्क। कनिष्क के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो कनिष्क ने क्या किया था? शक समूह चलवाया था, ठीक है। कब चलवाया था? शक समूह चलवाया था। कब? तो 78 ईस्वी में, ठीक है। कब? 78 ईस्वी में शक समूह चलवाया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कनिष्क की, तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, ठीक है। किसने? वसुमित्र और अश्वघोष ने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। महान रेशम सिल्क रूट मार्ग का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, बताइएगा। तो महान रेशम जो सिल्क रूट है इसकी खोज का या फिर इसके निर्माण का या फिर इसके विकास का, ठीक है, श्रेय किसको दिया जाता है ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन? 9वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में आप लोगों को कराऊंगा। बस सेशन को आप लोगों को क्या करना है? सेशन को आप लोगों को लाइक करना है। सेशन को आप लोगों को क्या करना है? शेयर करना है मैक्सिमम लोगों तक, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंच सके, मैक्सिमम लोग इसे देख सकें, लाइक कर सकें, शेयर कर सकें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए डेली मैं इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस लाता रहूं, ठीक है। चलो तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान रेशम सिल्क रूट की बात करेंगे तो इस मार्ग का श्रेय दिया जाता है किसको? कनिष्क को दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क के सरबार अगर हम लोग बात करेंगे तो कनिष्क के दरबार में ही कौन कौन रहते थे? तो चरक रहते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, ठीक है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, वसुमित्र हो गए और कौन हो जाएंगे? और अश्वघोष हो जाएंगे। तो वसुमित्र और अश्वघोष जो है वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को कहते हैं, फायान को कहते हैं, इत्सिंग को कहते हैं या फिर अलबरूनी को कहते हैं? 10वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, फटाफट बताइएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ह्वेनसांग को कहते हैं, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहते हैं। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसका जो यात्रा वृत्तांत है
उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे सियूकी के नाम से जानते हैं। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को, जो उसने पुस्तक लिखी अपनी यात्रा वृत्तांत जो लिखा है, उसको सियूकी के नाम से जानते हैं। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किसमें है? ठीक है, तो देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है ये आपको बताना है। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मण। 11वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। अभी आपको पता है कि फरवरी में आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम है। ठीक है, एसएससी आपके जीडी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो फरवरी से ही, जैसा कहा जा रहा है कि जनवरी या फिर फरवरी से आपके यूपीपी और यूपीएसआई वाले, यूपीपी यूपीएसआई के भी आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो इन सारे एग्जामों के लिए आपके जीएस के जो सेक्शन होने वाला है उसमें ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले जो मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। देखो मिलान करना है। ठीक है, कोट के आधार पर आपको आंसर देना है। एक तरफ आपको क्या किया गया, एक तरफ आपको, ठीक है, कुछ खनिज धातुओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या किया गया है, तो दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, चलो जल्दी से मिलान करो। कोट के आधार पर आपको ABCD 4 कोट दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जल्दी से बताइए क्या सही होगा। चलिए फटाफट सभी लोग इसका मिलान करेंगे और जो लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करेंगे। सेशन को एक बार आप लोग क्या कर देंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। जितने लोगों ने अभी तक बचा के रखा है लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, खेतड़ी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं खेतड़ी की, तो खेतड़ी आपको पता है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो पहले का पहला हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे निवेली की, तो निवेली जो है ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरे का दूसरा हो जाएगा। जादूगोड़ा की अगर हम लोग बात करेंगे तो जादूगोड़ा जो है ये किसके लिए, तो ये यूरेनियम के लिए। और कुद्रेमुख की बात करेंगे तो फिर ये किसके लिए, लोहे के लिए। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा 12वें प्रश्न का। चलो आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया था? ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो देखो 1929 का जो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, 1929 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो हमारे चाचा नेहरू करते हैं लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसी अधिवेशन में पहली बार क्या किया जाएगा, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। अब आपको पता होना चाहिए लाहौर किस नदी के किनारे है। लाहौर जिस नदी के किनारे होगा उसी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया होगा। तो क्या होगा भाई, झेलम, चिनाव, सिंधु या फिर रावी। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13वें प्रश्न की बात करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, लाहौर रावी नदी के किनारे है और यहीं पर लाहौर में 1929 में लाहौर अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता चाचा नेहरू करेंगे। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, किसका, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। और अगले साल 26 जनवरी, ठीक है 26 जनवरी 1930 को पहला क्या किया जाएगा, तो पहला स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पहला क्या किया जाएगा, पहला स्वराज दिवस या फिर कहें पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कब, 26 जनवरी 1930 को। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करना। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो अकबर की हम लोग बात करते हैं तो अकबर जो है ये 13 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं। 1556 से लेकर के 1605 का, ठीक है 1556 से लेकर के 1605 का अकबर का शासनकाल है। और अकबर के समय में जो मुगल प्रांत थे, जो सूबे थे, उनकी संख्या कितनी थी, 20, 12, 15 या फिर 18। चलो जल्दी से 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का, इस
प्रश्न का सही विकल्प क्या होने वाला है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा 15। अकबर के समय में मुगल प्रांतों की संख्या 15 थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग आंसर सी कर रहे हो बिल्कुल आप लोग एकदम करेक्ट हो। आगे बढ़ेंगे, 15वें प्रश्न का आंसर करना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस शहर में हुआ था। चलो जल्दी से बताना, गुरु गोविंद सिंह। तो देखो गुरु गोविंद सिंह जो हमारे हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सिखों के कौन से गुरु हैं, तो 10वें गुरु हैं। ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं। 1699 की बात करेंगे तो 1699 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, पंजाब, पटना, चंडीगढ़ या फिर सिंध। जल्दी से सारे लोग बताना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना में इनका जन्म हुआ है। और कब हुआ है, तो 1666 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होगा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करेंगे, सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ, निकोलो डी कोंटी किस राजा के समय में भारत आया था। 16वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, जल्दी से सारे लोग बताना, निकोलो डी कोंटी किस राजा के समय में आया था। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे अब्दुल रज्जाक की, तो अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस का यात्री था, ईरान से आया था। और किसके समय में, और ये आया था देवराय सेकंड के समय में। ठीक है, देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, कृष्ण देव राय की बात करेंगे तो कृष्ण देव राय के समय में आया था डोमिंगो पाइस आया था। ठीक है, कौन आया था, कृष्ण देव राय के समय में डोमिंगो पाइस आया था। ठीक है, और निकोलो डी कोंटी की बात करेंगे तो यह आया था देवराय प्रथम के समय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस से आया था देवराय द्वितीय के समय में। कृष्ण देव राय के समय में बात करेंगे तो डोमिंगो पाइस आया था। और निकोलो डी कोंटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देवराय प्रथम के समय में आया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। शक्ति योजना केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। 17वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएगा। एक बार सेशन को बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को बहुत सारे लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया ना, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई। कुछ भी जीएसटी या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ आपके अकाउंट से नहीं कटने वाली है। लाइक और शेयर बिल्कुल फ्री होने वाला है, तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से, जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने शक्ति योजना को प्रारंभ किया है। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ, सू नहर किसको जोड़ती है। जल्दी से बताइएगा, सू नहर किसको जोड़ती है। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो अमेरिका जो और इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, है ना, इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर यहाँ पर 5 झीलें हैं। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर यहाँ पर 5 झीलें हैं। और इन 5 झीलों में से आपको बताना है कि जो सू नहर है ये किसको किसको जोड़ने का काम करती है। सू नहर सुपीरियर और मिशिगन को, मिशिगन और ह्यूरॉन को, सुपीरियर और ह्यूरॉन को, या फिर इरी और ओंटारियो को। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखो सू नहर जो है ये जोड़ती है किसको किसको, तो ये जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरॉन को। किसको, सुपीरियर को और ह्यूरॉन को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ, महानंदा सहायक नदी है। महानंदा किसकी सहायक नदी है, चलिए जल्दी से हम लोग आंसर करेंगे, महानंदा। ठीक है, महानंदा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताना, ठीक है। और आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाना। टारगेट सरकारी नौकरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टारगेट सरकारी नौकरी, ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर के जुड़ जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और पीडीएफ आपको मिलती रहती हैं। तो अगर नहीं जुड़े हो तो जल्दी से वहाँ पर जाकर जुड़ जाओ। और महानंदा जो है ये सहायक नदी हो जाएगी किसकी, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। ये आपका आपका पश्चिम बंगाल वाला, जो बिहार और पश्चिम बंगाल वाला जो बॉर्डर है, वहाँ से ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ऊपर से उतरती है और जो बिहार और पश्चिम बंगाल वाला जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ से प्रवेश करती है और गंगा नदी में आकर के
मिल जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, महानंदा गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न इसी तरीके की बात करेंगे। वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी? फटाफट आंसर करते चलो भाई, फटाफट आंसर करते चलो। 20वें प्रश्न का आंसर करना है। वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी? चलो थोड़ा सा ऑप्शन देता हूं, थोड़ा सा क्लू देता हूं आप लोगों को, ठीक है। इस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? अभी सभी लोग बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा या फिर क्या कहते हैं, या फिर बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा कहते हैं। और ये दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे क्या हो जाएगी? सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी कौन सी? गोदावरी नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निकलती कहाँ से है? तो नासिक के, ध्यान रखना, त्र्यंबकम से, ठीक है। महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान से ये नदी निकलती है, आपकी गोदावरी नदी निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई है? चलो जल्दी से बताना। 15वीं शताब्दी की बात करेंगे, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई है? इटली से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से? जल्दी से 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे, फटाफट सभी लोग आंसर करते चलेंगे। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत, फटाफट बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका, विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इटली, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। और रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ ले इटली की गंगा किसको कहेंगे, इटली की गंगा किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना पो नदी को कहते हैं, ठीक है। कौन सी नदी को इटली की गंगा कहते हैं? पो नदी को। इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी के किनारे है। और अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि इटली में कौन सी हवा रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, तो ध्यान रखना इटली में सिराको हवा, ठीक है। कौन सी हवा है? सिराको हवा है जो रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, खूनी वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। कौन सी? सिराको हवा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बताइएगा, जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया? 22वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर कीजिएगा। जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। चलो जल्दी से सारे लोग बताना, फटाफट बताओ भाई। जेम्स मिल, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जेम्स मिल के द्वारा लिखी पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 23वें प्रश्न की तरफ। भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में किस इतिहासकार ने विभाजित किया है? ठीक है, जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को इसने क्या कर दिया? इसने 3 भागों में बांट दिया है। पहला काल कौन सा कर दिया? हिंदू काल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हर्षवर्धन का काल जो है इसने कर दिया कहां पर? हिंदू काल में। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के पूरा औरंगजेब तक का जो समय है इसको इसने कर दिया कहां पर? मुस्लिम काल में। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और फिर आपके 1947 तक का जो काल है इसने इसको कर दिया कहां पर? तो ब्रिटिश काल में। तो इसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में धर्म के आधार पर या फिर कहें संप्रदाय के आधार पर विभाजित कर दिया है। और ऐसा करने वाला इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जेम्स मिल हो जाएगा, ठीक है। जेम्स मिल हो जाएंगे, जिनकी पुस्तक का नाम भी मैंने आपको बताया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान कहां पर स्थित है? 24वें प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, पटना या फिर जयपुर? फटाफट आंसर करते चलो भाई, ठीक है। 24वें प्रश्न का आंसर करना है, फटाफट आंसर करते चलो, जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भोपाल, ठीक है। राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्थापना हुई है कब? 1891 में। और इसका जो पहले मुख्यालय था, पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में था। अभी वर्तमान अगर हम लोग बात करेंगे मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वास्को डी गामा भारत से गर्म मसालों को बेचकर यात्रा पूर्व हुए खर्च से कितना गुना अधिक लाभ कमाया था? वास्को डी गामा अगर हम लोग बात करें तो ये पहला क्या है?
तो ये भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री है। ठीक है, क्या है? तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री है। 1498 में ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है? तो केरल में। ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है 1498 में। भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है इसने, और यहाँ से जब वो वापस जाता है तो बहुत सारे गर्म मसाले लेकर के जाता है और यूरोप में बेचता है। और जब उसे यूरोप में बेचता है तो आने जाने का जो खर्च है, खर्च को निकालने के बाद उसको कितना परसेंट अधिक जो है लाभ हुआ था, ये आपको बताना है। 30%, 40%, 50% या फिर 60%। तो 25वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 60% अधिक लाभ हुआ था उसको यात्रा व्यय को निकालने के बाद। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री 1498 में आता है कालीकट, केरल में। आगे बढ़ेंगे 26वें प्रश्न की तरफ। गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? 26वें प्रश्न का आंसर करना है गिफ्ट टू मोनोथिज्म। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन राय। 26वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? गिफ्ट टू मोनोथिज्म। चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो कहने की जरूरत नहीं है, सेशन को एक बार बिना कहे लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं और सेशन को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। हो सकता है शायद ये सोच के बैठे हो कि एकदम लास्ट में सेशन को लाइक शेयर करेंगे। कोई बात नहीं, सेशन को शेयर कर दो आप लोग। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। 1828 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1828 में इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ठीक है, किसकी की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में क्या होगा? तो सती प्रथा जो है ये समाप्त कर दिया जाएगा। सती प्रथा जो है समाप्त हो जाएगा 1829 में इन्हीं के प्रयासों से। 1815 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1815 में इन्होंने क्या किया है? आत्मीय सभा की स्थापना की है। ठीक है, किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की है। 1817 की बात करेंगे तो 1817 में इन्होंने कलकत्ता में क्या किया है? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? चलो 27वें प्रश्न का आंसर करना। इंडियन सोसाइटी देखो स्थापना की है किसने? तो स्थापना की है आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, किसने की है? तो आनंद मोहन बोस ने स्थापना की है इंडियन सोसाइटी की। कब की है? 1907, 1905, 1900 या फिर 1909। चलो जल्दी से सारे लोग बताना तो क्या हो जाएगा? 27वें प्रश्न की बात करेंगे, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1900 में। ठीक है, 1900 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई है, आनंद मोहन बोस ने की है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर करना है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में किस राज्य को अलग करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए जल्दी से सारे लोगों को बताना है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, किस राज्य को अलग करती है? चलिए फटाफट बताइएगा। तो अगर हम लोग भारत के मैप की बात करते हैं तो इस तरीके से भारत का मैप बनेगा, है ना। चलो जल्दी से सारे लोग बताना तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये भारत का मैप हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा एक बात तो क्लियर है, भारत और चीन को अलग करती है। लेकिन अगर बात करें किस राज्य में, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 29वें प्रश्न की बात करेंगे, मान्यखेत किसकी राजधानी है? कौन से राजा हैं जिनकी राजधानी मान्यखेत है? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव। 29वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। तो मान्यखेत किसकी राजधानी है? किस वंश के राजाओं की राजधानी है मान्यखेत? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंती दुर्ग। ठीक है, कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, और राष्ट्रकूटों की राजधानी है मान्यखेत। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 30वें प्रश्न की तरफ।
किस राज्य में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? बताइएगा कौन सा राज्य है जहां पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं इन्हीं को हम लोग कोणधारी वृक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं तो इन्हीं को हम लोग शंकुधारी वृक्षों को ही हम लोग कोणधारी वृक्ष कहते हैं। और अगर मैं बता दूं तो देखो इस तरीके वाले जो वृक्ष होते हैं ये आपके शंकुधारी या फिर कोणधारी वृक्ष होते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो वृक्ष होते हैं, तिकोने वाले जो वृक्ष होते हैं ये आपके शंकुधारी या कोणधारी वृक्ष कहलाते हैं। और ऐसे वृक्ष आपको पता है कहाँ पर मिलते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों पर मिलते हैं। और क्या हो जाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में शंकुधारी या कोणधारी वृक्ष मिलते हैं। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण सेशंस हम लोग डेली करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। बस आप लोगों को सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आपसे उनको मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।